नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर दिल्ली से है। आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ का हुआ निर्माण। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है। शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रात 8:45 से 9 बजे तक स्पेशल ड्रोन शो भी आयोजित होगा। तो आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। 8:45 पर शुरू होगा स्पेशल ड्रोन शो, जो कि 9 बजे तक चलेगा। आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, अब इस तरीके से तैयार हो चुका है। राजपथ से ज्यादा भव्य और आकर्षण भरा है कर्तव्य पथ। वॉक करने के लिए ट्रैक है, वेंडिंग जोन है, इसी तरीके से कई खासियतें हैं अब इसकी। आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा। देखिए कितना खूबसूरत है। राजपथ से ज्यादा आकर्षक भव्य है कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ का शुभारंभ करेंगे। ये देखिए तस्वीरें जो बनकर तैयार हुआ कर्तव्य पथ है, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब कर्तव्य पथ हो गया है और यहाँ पे आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बोर्ड बदला गया है। कल तक जहाँ पे राजपथ नजर आता था, अब कर्तव्य पथ यहाँ पे लिख दिया गया है। पूरी तरीके से इंडिया गेट के माहौल को बदल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से करीब 20 महीने से यहाँ पे काम चल रहा था और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा आपको दिख रही है इंडिया गेट के ठीक बीचों बीच, आपको पीछे जो नजर आ रहा है, जो कि काले कपड़े से अभी ढका गया है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। और वहां से हम आपको दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और यहाँ पे देशभक्ति जो गाने हैं वो चल रहे हैं। कुर्सियां लगाई गई हैं और यहाँ पे जो दर्शक हैं वो आएंगे और यहाँ पे जो नज़ारा है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ से आप देखिए किस तरीके से पूरा राष्ट्रपति भवन तक ये पूरा रोड जाता है, जो कि राजपथ के नाम से जाना जाता था। और तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। जो ये रूट आपको अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, शाम को ये रूट भी बंद कर दिया जाएगा। और पूरी तरीके से यहाँ पे अलग अलग जगहों से दर्शकों को बुलाया गया है, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं। और यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ की बात करें या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा की बात करें, अनावरण जब करेंगे, तब यहाँ पे नज़ारा देखने योग्य होगा। क्योंकि 20 महीने से पूरा प्लेस अगर हम बात करें तो 20 महीने से यहाँ पे ब्लॉक किया गया था, आम जनता को आने की इजाज़त नहीं थी। और जो पिकनिक स्पॉट आप देख रहे हैं इंडिया गेट के सामने, किस तरीके से यहाँ पे जो पार्क की बात करें, अलग अलग लाइट्स की बात करें, करीब करीब 133 जो लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई गई है। इसके अलावा हम बात करें तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 1125 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा करीब 40 से ज़्यादा बसें पार्क हो सकती हैं। पानी की अलग व्यवस्था की गई है, मेडिकल की अलग व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं राजपथ का नाम जिस तरीके से बदलने का फैसला मोदी सरकार ने किया है और उसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज़ादी से पहले इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। तो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक कदम है सरकार के लिए। आप तस्वीरों में देखिए अलग अलग आपको नीचे जो पोल दिख रहे होंगे, ये भी पहले नहीं थे। यहाँ पे लाल मिट्टी थी और किस तरीके से खूबसूरत जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे सजाए गए हैं, पानी से छिड़काव किया जा रहा है, अलग अलग फुहारे लगाए गए हैं। पूरा नज़ारा देखिए अपने आप में अद्भुत आपको नज़र आ रहा होगा। किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं। कल से ही हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे पहुँच गए हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो उसके एक खंड का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने आप में अद्भुत है। और उस चीज़ से आज़ादी है, उस गुलामी की मानसिकता के नामों से आज कहीं ना कहीं भारत को आज़ादी मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज ग्रेटर नोएडा दौरा है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। 12:30 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 2 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे लखनऊ लौटेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज ग्रेटर नोएडा दौरा है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। 12:30 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। ललित पंडित हमारे साथ। ललित, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, ग्रेट नोएडा में 12 सितंबर को जो पीएम मोदी का एक दौरा है, जिसमें वर्ल्ड पेरिस समिट का शुभारंभ उनके द्वारा किया जाना है, उसको लेकर के जो जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं उनका जायजा लेने के लिए आज यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है कुछ ही देर में डिप्टी सीएम हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में हिंडन एयरपोर्ट से कार के द्वारा जो इंडिया एक्सपो मार्ट है, इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। लगभग 12:55 तक यहाँ पहुंचने का जो उनका समय बताया गया है, लगभग 12:55 तक यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद में लगभग 2 बजे के आसपास में जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनके साथ में भी एक मीटिंग यहाँ पर की जाएगी। जो पार्टी के पदाधिकारी व अन्य जो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में लगभग 3 बजे यहाँ से वापसी जो डिप्टी सीएम है उनकी होगी। जी चलो ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे का दूसरा दिन सुबह यूनानी मेडिकल कॉलेज पहुंचे ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज में निर्माण में अनियमितता देखी तो भड़क गए। निर्माण एजेंसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए और अर्बन हार्ट निर्माण पर भी जांच के आदेश। जो बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका हमने स्थलीय निरीक्षण किया है। अभी 300 बेडेड हॉस्पिटल जो निर्माण हो चुका उसको देखने के लिए आए हैं। गुणवत्ता की खामियां मिली हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी, और जो बहुउद्देशीय सिटी स्मार्ट सिटी का जो सेंटर है वहाँ पर भी उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं। और ये जो 300 बेडेड हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार है, इसमें आज से ही हमने कहा है कि तत्काल मेल पेशेंट्स को यानी पुरुष मरीजों को तत्काल यहाँ से देखना शुरू करें। अभी हम 9 बजे बैठक करेंगे, उसके बाद तत्काल यहाँ पर ऐसी व्यवस्था शुरू होगी। कल से एकदम विधिवत प्रॉपर हो जाएगी। किसी भी स्थिति में उद्घाटन का इंतजार हमें नहीं करना है, हमें अपने मरीजों को तत्काल सेवा देनी है। उद्घाटन बाद में होता रहेगा, मरीजों की सेवा तत्काल प्रारंभ की जाए, ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। और चिकित्सकों को वहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं जो पुरुष मरीज देखते थे, और कुछ नए चिकित्सकों को भी हम भर्ती करेंगे संविदा के आधार पर। लेकिन यहाँ पर तत्काल मरीजों को इलाज मिलने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अभिषेक कुमार हमारे साथ हैं। अभिषेक, लगातार डिप्टी सीएम एक्शन मोड में रहते हैं और इस बार भी जब गलत देखा तो भड़क गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली दौरा है। बरेली दौरा कल रात को वो 8 बजे सर्किट हाउस आ चुके थे। आने के बाद में उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं साथ सभी के साथ उन्होंने बैठक की, साथ ही उन्होंने गहन अध्ययन किया। साथ ही आज सुबह तड़के उन्होंने निरीक्षण शुरू किया, जिसके चलते उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज का उन्होंने दौरा किया। उस दौरे के दौरान उन्हें वहां पर बहुत सारी खामियां वहां पर मिली। उन खामियों के चलते वहां पर निर्माण कार्य कराने वालों को उन्होंने और अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाए। साथ ही उनका ये साफ तौर पर कहना है कि यूनानी मेडिकल कॉलेज को इसे चालू किया जाए। उद्घाटन की करने की कोई आवश्यकता, उद्घाटन जो है बाद में होता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर चिकित्सक बैठकर जितने ही मरीज वगैरह आते हैं उनको देखना शुरू कर दिया जाए। साथ ही जो भी उन्होंने दौरा किया उसमें जो भी खामियां मिली हैं उसको लेकर उन्होंने लगातार फटकार लगाई। और साथ ही साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिस तरह से हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो खस्ता हाल में, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया अभिषेक आपका पूरी जानकारी के लिए। मदरसों को लेकर जल्द ही लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है। मदरसों का सर्वे 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश हैं। सर्वे के लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने के निर्देश। सर्वे की रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को उपलब्ध कराया जाए। मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्वे कराने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। टीम में संबंधित तहसील के एसडीएम, डीबीएसए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होंगे शामिल। जिलाधिकारी के निर्देश पर काम करेगी सर्वे टीम। एसके वाजपेयी हमारे साथ। एसके, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके सर्वे कराने के निर्देश दिए थे, वजह बिल्कुल साफ है कि मदरसों में जो चीजें हैं वो शासन की मंशा के अनुरूप हो। जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो लागू है। अगर वो उन मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं
तो ऐसी स्थिति में ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे करा रही है। हालांकि इसको लेकर जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण, उनकी तरफ से निर्देश जारी किया है। उसके पहले भी शासन से एक पत्र जारी हो चुका है जिसमें सभी जिलाधिकारियों को 10 सितंबर तक ये टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बीएसए भी हैं, साथ ही साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, उसके अलावा एसडीएम स्तर का भी एक अफसर होगा जो कि शासन स्तर पर इन चीजों को देखेगा। और सीधे तौर पर ये जो सर्वे है वो 25 तारीख तक, 25 अक्टूबर तक शासन को उपलब्ध कराना है, जिसके लिए जिलाधिकारी और इन सभी टीमों का निर्देशन करेंगे और वही इन टीमों से रिपोर्ट मिलेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से ये रिपोर्ट शासन तक पहुंचनी है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक स्पष्ट निर्देश और मंत्री की तरफ से जारी कर दिया गया है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है जिसमें सर्वे कार्य पूरा कराने के निर्देश हैं, उसी तय समय सीमा में कार्य पूरा किया जाए और सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो निश्चित तौर पर वो मदरसे इसमें टारगेट होंगे जो कहीं न कहीं मानकों को पूरा नहीं करते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या जिनके मदरसों में बच्चे अथवा शिक्षकों की व्यवस्था नहीं, लेकिन बावजूद इसके मदरसे के नाम पर वो अनुदान और बाकी चीजें लगातार प्राप्त कर रहे हैं और कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उन मदरसों पर कार्रवाई के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार देश के सभी जो 75 जिले हैं उनके मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। जी अच्छा एसके, अभी तक क्या स्टेटस रिपोर्ट है, क्योंकि लगातार मदरसों पर सर्वे चल रहा है, अभी कुछ और आंकड़े सामने आए हैं क्या? क्योंकि 10 तारीख जो ये महीना सितंबर का चल रहा है और आज 8 तारीख है, 10 तारीख से टीमें बनाने के निर्देश हैं जो कि जिला स्तर पर होंगी। क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायतें थी शासन के पास में कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जो ना तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ना ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू कर रहे हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और बावजूद उसके मदरसे के नाम पर देश अथवा विदेश से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी गतिविधियों में लगातार लिप्त हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे मदरसों की शिकायत पर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। क्योंकि अगर हम मान्यता प्राप्त और जो अनुदानित मदरसे हैं उनका सर्वे पहले ही सरकार पूरा करा चुकी है और जो भी इस अर्हता को पूरा नहीं कर रहे थे ऐसे सभी मदरसों पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। तो निश्चित तौर पर ये दूसरे चरण की कार्रवाई है जो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। पहले इनका सर्वे होगा, सर्वे कराकर ये चीजें देखी जाएंगी कि वास्तव में चीजें किस स्थिति में है और अगर मान लीजिए कि ये अर्हता पूरी नहीं कर रहे होंगे, जो मानक हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन अच्छा तरह नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी ठीक है एसके, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बूस्टर डोज को लेकर सीएम का निर्देश, 30 सितंबर तक हर पात्र को दी जाए बूस्टर डोज। अब तक 3 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है। बूस्टर डोज लेने में देवरिया जिला सबसे आगे है। 30 सितंबर तक हर पात्र को बूस्टर डोज दी जाए। अब इस पर पूरा जोर है। देखिए, वैक्सीनेशन के साथ साथ अब बूस्टर डोज की बारी है। अब तक 3 करोड़ लोगों को लगाया गया है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज लेने में देवरिया जिला सबसे आगे है। दिवाली से पहले 612 लोगों को मिलेगा आशियाना। आसरा आवास योजना के तहत पारा में बने हैं आवास। आवंटियों को मुफ्त दिए जा रहे हैं आवास। जांच के चलते नहीं दिए गए थे आवंटन पत्र। धांधली रोकने को लेकर अंतिम दौर की चल रही जांच। आवास के लिए 3,949 लोगों ने पंजीकरण करवाया था। जांच के बाद केवल 1,059 लोग ही पात्र पाए गए थे। सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। नालों का पानी सिंचित क्षेत्र का होगा विस्तार। लागत भी इससे कम आएगी। नालों के आसपास की कृषि भूमि को फायदा होगा। 848 नालों की निगरानी के लिए बनाई जाएगी कमेटियां। प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे के इंजीनियर्स को दिए गए हैं निर्देश। गंगा समेत सभी नदियों को निर्मल बनाने में जुटी है सरकार। आठ 848 नालों की निगरानी के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। खबर लखनऊ से, अराजकता तत्वों ने तोड़ी हनुमान जी की मूर्ति। पुलिस ने आरोपित तौफीक को गिरफ्तार किया है। नशे में धुत आरोपित तौफीक ने मंदिर में तोड़फोड़ की। टीले वाली मस्जिद के सामने हनुमान मंदिर से हुई गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। नशे में धुत आरोपित तौफीक ने मंदिर में तोड़फोड़ की। टीले वाली मस्जिद के सामने हनुमान मंदिर से गिरफ्तारी हुई।
लेटे हनुमान मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। नीलेश चौहान हमारे साथ है। नीलेश, क्या अपडेट है फिलहाल? हनुमान जी का मंदिर है, उसके साथ साथ उस मंदिर की अगर हम बात करें तो शनिदेव का मंदिर है, कृष्ण जी की भी मूर्ति वहां पर लगी हुई है। तौफीक नामक जो नशे में धुत व्यक्ति था वो वहां पर रात में पहुंचता है करीब 10 बजे, और उसके बाद जो है शनिदेव की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करता है, लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करता है, जिसकी जानकारी जब स्थानीय पुलिस को होती है और साथ ही साथ जो अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग हैं उनको होती है, तो त्वरित रूप से वो लोग जो है स्थानीय पुलिस के साथ अधिकारियों से बात करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके की जो घटना मंदिर में हुई है उस पर तत्काल जो है आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। एसीपी चौक आईपी सिंह तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और वो तौफीक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद देर रात उसका मेडिकल कराया जाता है, जिसमें ये पुष्टि होती है कि जो व्यक्ति है जिसने मूर्ति को खंडित किया है वो नशे में धुत था। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो हिंदू संगठन जो है वो मंदिर पर पहुंचे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिसके बाद देर रात ही पुलिस ने जो है लेटे हुए हनुमान मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी थी और सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ वहां पर विशेष निगरानी रखने की बात कही गई है, क्योंकि जिस जगह पर ये मंदिर है उसके ठीक सामने टीले वाली मस्जिद है, इसलिए आपस में कोई विवाद ना हो, आपसी भाईचारे की जो मिसाल लखनऊ के लिए दी जाती है वो बनी रहे, तो उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और सतर्क है। ठीक है नीलेश, इसका मतलब इसके अलावा कोई और भाव नहीं था, नशे में धुत तौफीक इसलिए, लेकिन मूर्ति क्यों तोड़ी? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि इस घटना के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो तौफीक है जब रात में मंदिर में घुसता है तो उसने तिलक लगा रखा था, जिस वजह से किसी ने उसको अंदर जाने से रोका नहीं। अब इसकी गहनता से जब पुलिस पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी तो तमाम परतें खुलेंगी। क्या मंदिर के मूर्ति तोड़ने के पीछे कोई साजिश थी या फिर ये नशे में धुत था और इसने तिलक लगाया और मंदिर में घुस गया और मूर्ति को खंडित कर दिया। चलिए, शुक्रिया आपका। सीबीआई की एक यूनिट ने प्रयागराज में डेरा डाला है। वकीलों पर दर्ज गैंगरेप और SC/ST केसेस की जांच होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के लिए पहुंची है सीबीआई। गंगापर इलाके के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों की जांच चल रही है। हाईकोर्ट के वकील भूपेंद्र पांडे की अपील पर जांच के आदेश। गंगापार इलाके में कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। सीबीआई ने डेरा डाल लिया है और अब अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों की जांच चल रही है। राज बहादुर संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ है। राज बहादुर, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जैसे कि बता दें, प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक वकील के अपील पर सीबीआई के जांच का आदेश दिया था, जो कि अधिवक्ताओं के ऊपर SC/ST गैंग रेप के मुकदमे लिखे हुए थे। उसमें प्रयागराज हाई कोर्ट ने इनके ऊपर क्या कहते हैं जांच की वो दिया है, जो कि सीबीआई ने डेरा डाल दिया है। अगर बात करें गंगापार इलाके में थाना होलागढ़, मऊ, आइमा, बहरिया थाने में गंभीर धाराओं में अधिवक्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज है, जो SC/ST और गैंग रेप। तो सीबीआई ने दस्तावेज जुटाने के लिए हर थानों पे जाकर FIR की कॉपी लेकर पूछताछ कर रही है। जी चलिए, ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर नोएडा से है। महिला ने बिल्डिंग से छलांग लगाई। घायल युवती को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। सुसाइड करने की वजह अभी तक साफ नहीं। थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर मौजूद है। JP अमन सोसाइटी में महिला का सुसाइड नोट मिला है। ललित पंडित हमारे साथ हैं। ललित, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, गेट नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के JP अमन सोसाइटी का मामला है, जहां पर एक युवती के द्वारा छलांग लगाकर के आत्महत्या कर ली गई है। जबकि अभी जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस टीम के द्वारा बताया गया कि जो महिला है उसको तुरंत कैलाश अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन साथ ही जो यहाँ पर जो उसका जो सुसाइड नोट मिला है उसकी अभी जांच पड़ताल पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। साथ ही जो पुलिस टीम के द्वारा अभी तक जो जानकारी दी गई है, बताया गया कि महिला ने कुछ पारिवारिक विवाद के कारणों के चलते आत्महत्या का कदम उठाया है और अभी जो महिला की स्थिति डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि महिला की मौत हो चुकी है। जी, ये बहुत ही शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हापुड़ में न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर। हापुड़ में स्कूल में छात्रों से काम कराने का मामला खबर चलाने के बाद नींद से जाग गई BSA। अर्चना गुप्ता खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई मामले की जांच। पढ़ाई की जगह बच्चों से उठवाई जा रही हैं चावल की बोरियां। स्कूल का BSA अर्चना गुप्ता ने खुद निरीक्षण क्यों नहीं किया?
सिविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय लुखराड़ा का मामला है। साथ है मोहम्मद ताहिर, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे, क्यों ये अधिकारी इतने लापरवाह हो जाते हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ बीएससी की लापरवाही की खबरें अब से पहले भी कई बार चल चुकी हैं। उसके बावजूद भी बीएसए लापरवाह बनी है और जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती हैं। इसके अलावा जो बीएसए का काम होता है स्कूलों का निरीक्षण करना, जमीनी स्तर पर निरीक्षण करना, उसके लिए कहीं ना कहीं बीएसए कतराती हैं और जाना पसंद नहीं करती हैं। हालांकि न्यूज वन इंडिया ने सिविलियन बीएसए करना क्या चाहती हैं? अगर इनसे ये काम नहीं हो रहा जो इनका काम है, तो फिर ये करना क्या चाहती हैं? कुर्सियां तोड़ना चाहती हैं खाली? जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह पहले भी एक बार हमने बीएसए की खबर चलाई थी कि एसी कमरे में बैठकर जो है पूरा जिला चला रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज में तो कमी आई है। उसके अलावा अब फिर वही बात आई है सामने, जो बीएसए हैं, जो स्कूल का मामला सामने आने के बाद खुद निरीक्षण करने की जगह जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसको मामले की जांच दी और कार्रवाई करने की बात तो कही है, मगर खुद जाना उचित नहीं समझा, उस स्कूल का निरीक्षण करना उचित नहीं समझा। ताहिर, आपके पास फिर से ताहिर वापस लौटते हैं हम। मोहम्मद ताहिर हमारे साथ हापुड़ से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बीएसए का काम होता है कि वो जाकर स्कूल विजिट करें, लेकिन ये मैडम है जो कि स्कूल विजिट करना अपना काम नहीं समझती हैं। खबर चलाए जाने के बाद नींद से जागती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच फिलहाल सौंपी गई है। हापुड़ से खबर है अगली भी, लकड़ी व्यापारी से 77 लाख रुपए की ठगी हुई है। गुजरात के व्यापारी ने लकड़ी मंगाकर रकम नहीं दी, रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एसपी के आदेश पर व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। लगातार मोहम्मद ताहिर बने। मोहम्मद ताहिर, इस पर अभी तक क्या कुछ एक्शन हुआ? चलिए, शायद मोहम्मद ताहिर का संपर्क हमसे फिलहाल टूट चुका है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर ठगी का मामला है। एक लकड़ी व्यापारी के साथ में उससे ऑर्डर ले लिया गया, उससे लकड़ी मंगवा ली गई, लेकिन पैसे देने के नाम पर उसे धमकी दी जा रही है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लकड़ी व्यापारी से 77 लाख रुपए की ठगी की गई है। 77 लाख रुपए की लकड़ी उसे मंगवा ली जाती है, लेकिन पेमेंट के नाम पर उसे धमकाया जा रहा है। व्यापारी ने लकड़ी मंगाकर रकम ही नहीं दी, रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एसपी के आदेश पर व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां लकड़ी व्यापारी से 77 लाख रुपए की हुई है। उससे ऑर्डर लिया गया, डिलीवरी हो गई, लेकिन पैसे देने के नाम पर धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला गुजरात के व्यापारी का जिसने लकड़ी मंगाई लेकिन पैसा नहीं दिया। मोहम्मद ताहिर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद ताहिर, पूरे मामले में मामला दर्ज होने के बाद कुछ एक्शन भी हुआ कि नहीं? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, लकड़ी व्यापारी हैं, इन्होंने जो है गुजरात की एक पार्टी है, लकड़ी व्यापारी हैं, वो भी उनको माल दिया था। कोरोना टाइम में माल दिया था। कुछ पैसा तो जो लकड़ी व्यापारी है, गुजरात का व्यापारी, उसने लौटा दिया। उसके बाद बाकी पैसे के लिए व्यापारी लगातार टाल मटोल करता रहा। उसके बाद व्यापारी ने जब फोन पर बात की तो कहीं ना कहीं जो गुजरात का व्यापारी है उसने हापुड़ के व्यापारी को, लकड़ी व्यापारी को धमकाया। धमकाने के बाद जो व्यापारी, लकड़ी व्यापारी थाने पहुंचे और मामला एफआईआर दर्ज करा दिया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई पुलिस करने की बात कर रही है। चलिए, ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।